ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, सुप्रभात आदरणीय जी। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ी आंत में सूजन। बड़ी आंत में सूजन की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके क्या हमें पहले जानकारी मिल सकती है भी हमारे अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो बाहर तो सूजन होता है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अंदर अगर सूजन होती है तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिले, लक्षण क्या है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, इसका उपचार कैसे हो सकता है, योग और आयुर्वेद के द्वारा उपचार कैसे हो सकता है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही महान दंपति जोड़ी हमारे साथ जुड़ रही है। डॉक्टर शीला जी और डॉक्टर राजेश जी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से शीला जी और राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर शीला जी को मैं अभी कोस्ट बना देता हूं पहले। यस, तो आप दोनों ही द्वारका ओम नमस्ते, थैंक यू सर। दिल्ली से है और दोनों ही योगाचार्य है, दोनों ही आयुर्वेदाचार्य है। देखिए जोड़ी भगवान ने मिलाई तो ऐसी मिलाई, दोनों एक ही फील्ड में काम करने वाले और दोनों की रुचि भी एक ही है और दोनों शायर भी है। शायराना अंदाज में सेशन लेते हैं और मैं जैसे महफिल जमती है उसी तरह पूरे बहुत सुंदर तरीके से शायरी सुनाते हुए हमें, इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। तो आज हम बड़ी आंत में सूजन आ जाए तो उसे कैसे पहचानें और कैसे उसका इलाज करें, इसके बारे में हम कुछ योग के बारे में जानेंगे, प्राणायाम के बारे में जानेंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, राजेश जी और डॉक्टर शीला जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, ओम नमस्ते सर। यस, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके बीच आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय आनंद मल जी और बहन बिमला जी, जो कि आपके साथ पुरुषार्थ में लगी हुई हैं निरंतर। आपका जो ये पुरुषार्थ है मानव समाज के लिए, उसको नमन है बहुत बहुत। और जो आपने अभी शेर और शायरी की बात की कि दोनों ही शायर हैं, तो
जै, जैसा जैसा अभी आपने मुझे को होस्ट बनाया जी और मेरे माइक को अनम्यूट कर दिया, तो जी। ऐसा ही ये डॉक्टर साहब ने शायरी के लिए मुझे को होस्ट बनाया और ओवर, अनम्यूट कर दिया। ओवर हम, ओवर। जी। ओ, बोला ओम। किससे सीखूं खुदा की बंदगी, सब लोग तो इसका बंटवारा किए बैठे हैं, और जो लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लिए बैठे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम जी। अरहम। परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले आज के सत्र की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ करेंगे, और हम प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे, और उसी के साथ साथ जो शरीर की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उसका हम निदान करेंगे। चलिए। और मैं एमपी के क्लासेस चलाने वाले मेरे वरिष्ठ भाई आदरणीय आनंदमल सेठिया जी और बहन बिमला जी, जो इनकी संगिनी भी हैं, जो इनको इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, मैं सबसे पहले बिमला बहन जी के लिए कहूंगा कि अपना वजूद मिटाकर हर फर्ज निभाती है, अपना वजूद मिटाकर हर फर्ज निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। और आदरणीय आनंदमल जी के लिए मैं एक खूबसूरत लाइनें बोलता हूं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, तो बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ओम देखिए आदरणीय जी, अरहम। सेठिया सर ने अपनी क्लासेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहूंगा कि गुल में अगर नूर ना होता और मैं इतना मजबूर ना होता, तो आदरणीय आनंद भाई को घर में आकर उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बधाई देता, अगर आशियाना उनका इतनी दूर ना होता। ओम अरहम, ओम अरहम। डॉक्टर साहब, आपकी बधाइयाँ मैं वहीं से कबूल कर रहा हूँ। आप, ऐसा लग रहा है हम आमने सामने बैठे हुए। देखिए यार, दुनिया कितनी छोटी हो गई है, दुनिया कितनी छोटी हो गई है। हम इतने हजारों जी। किलोमीटर दूर बैठे हुए भी ऐसा लग रहा है हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। और जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना आदरणीय आनंद भाई या हम जो भी वक्ता आदरणीय आनंद जी बुलाते हैं उनका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए कहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात। वाह वाह वाह, मजा आ और गया। परम पूज्य स्वामी जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। और मन ही मन को जानता मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे मन ही मन का मीत, और मन झूमे मन बावरा मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। और मैं डॉक्टर शीला जी के लिए दो लाइनें कहूंगा कि वे मेरा क्योंकि कदम से कदम साथ मिलाकर चलती हैं, और इनके सहयोग के बिना मैं सच बताऊं तो मेरा कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल कि बिल्कुल। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है उनसे, ये मेरी सांसें धड़कन तिनका तिनका बन गई, आदत जरूरत जान जिंदगी फलाना ठिकाना बन गई। अब आप लोग भी कहेंगे कि अजीब शख्स है, घरवाली पे मरता है, और
गजब ये है कि अपने वाली पे मरता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारी वरिष्ठ बहन मंजू जी मुझे दिखाई दे रही हैं हाँ, स्क्रीन बहन जी पर, का स्वागत दिल्ली है। से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत। और अन्य बहन भाई जो भी हैं सब हमारा डॉक्टर साहब, विशेष आज हमारी अभिवादन। कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है, वो गुरुदेव के दर्शन के लिए अभी अहमदाबाद गई हुई है। उनसे अभी जी थोड़ी जी देर पहले बात हुई, बोले गुरुदेव की सेवा में हूँ। तो बहुत ही अच्छी, वो भी बहुत ही अच्छी वक्ता, बहुत अच्छी ट्रेनर है। वो अगर साथ होती तो आज महफिल और कुछ रंग जमता आज, लेकिन चलिए, आज बहुत अच्छी बात है। चलिए, वो हम थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास भी कर लेते हैं। 3 बार सभी कमर गर्दन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम सेनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम संगच्छध्वं संवद्धवं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय भाई आनंदमल सेठिया जी, डॉक्टर शीला जी, बहन बिमला जी और आप अन्य सभी बहन भाइयों का, बहन मंजू जी और जितने भी बहन भाई एक को छोड़कर सबको मेरा अभिवादन है। जी आदरणीय जी, कहीं वो ऐसा है ना कि फ्लो में उनको भी बहन बता जाऊं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, हम भरस्त्री का प्राणायाम के साथ सत्र की शुरुआत करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व कर्म कृतानि च। जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है और नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके न सिर्फ इस जन्म के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भ्रस्त्री का प्राणायाम 2.5 सेकंड में सांस लीजिए, 2.5 सेकंड में सांस छोड़िए। भ्रस्त्री का प्राणायाम करने से 20 प्रकार के कफज रोग नियंत्रित हो जाते हैं। राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियटिस,
ब्रोंकियल एस्थमा, एम्फाइजीमा, ब्रोंकोनेमोनिया, लंग फाइब्रोसिस, पल्मोनरी टीबी, लंग कैंसर, अनेकों रोग। मात्र इवन कोविड-19 भी भस्त्रिका के अभ्यास से नियंत्रित हो जाता है। चलिए, समय की बाध्यता है हमारे पास, आज समय की अल्पता है, क्योंकि आदरणीय सेठिया जी ने हमें सिर्फ 50 मिनट दिए हैं और लगभग 10 मिनट तो पहले ही निकल चुके हैं। तो चलिए, अपना अपना चक्र पूरा करते हुए कपाल भाती झटके से सांस छोड़िए। उस सांस छोड़ने की प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाती है, शरीर उसी से कार्य करता रहता है। ये जो हमारा शरीर है, इसका निर्माण पंचभूतों से हुआ है। और इसकी पुष्टि 7 धातुएं करती हैं। पंचभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अध्यम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिस प्रकार ये समस्त संसार पंचभूतों से बना है, उसी प्रकार ये हमारा शरीर भी पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है। और 7 धातुएं इसकी पुष्टि करती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। भोजन के उपरांत जो रस उत्पन्न होता है, भोजन के पाचन के उपरांत जो रस उत्पन्न होता है, उस रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से ओज की उत्पत्ति होती है। कपाल भाती के अभ्यास से झटके से सांस छोड़ते रहिए और सुनते भी रहिए। कपाल भाती के अभ्यास से 13 प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित हो जाती हैं। 5 भूताग्नि, 7 धातुवाग्नि और 1 जठराग्नि। जैसा आप आज का विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस और एंटेराइटिस, मैं थोड़ा सा आपको इसी में बॉडी की एनाटॉमी बता देता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से लेकर एनस तक, इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर, अगर फीट्स में कहें तो लगभग 32 फीट। जहां अल्सरेटिव कोलाइटिस वर्ड जहां भी टिस यूज होता है, साधारण भाषा में उसको कहें तो सूजन कहते हैं। अगर जैसा मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होती है, अगर मुंह में सूजन हो, मुंह की म्यूकोजा में सूजन हो, तो हम उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगर हमारी जीवा में सूजन हो तो ग्लोसाइटिस कहते हैं। अगर हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस में हो तो ईसोफेजाइटिस कहते हैं। और अगर हमारे स्टोमक में सूजन हो तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर हमारी आंत में सूजन हो तो उसको एंटेराइटिस कहते हैं। अगर हमारी बड़ी आंत में सूजन हो तो उसको कोलाइटिस कहते हैं। और अगर बड़ी आंत में जख्म हो जाए, अल्सर हो जाए, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं।
अब ये कोलाइटिस जो है, अमीबिक कोलाइटिस भी हो सकती है, बैक्टीरियल कोलाइटिस भी हो सकती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो इन्फेक्शियस भी हो सकती है, वो बैक्टीरियल भी हो सकती है, और जेनेटिक। जेनेटिक का अर्थ है जो हमें हमारी जीन्स में हो, जो हमें हमारी फैमिली से मिली हो। अगर पेरेंट्स को रही हो तो इस तरह से। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए भाई ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को खाली कर दीजिए, जाल अंदर बंद लगाइए, यानी अपनी ठुड्डी को स्टर्नम से लगा दीजिए। उड्यान बंद लगाइए, अपनी नाभि को पीठ से लगा दीजिए। जाल अंदर बंद, यानी अपने एनस भाग को ऊपर की ओर स्क्वीज करिए। बाह्य प्राणायाम करने से, और जब सांस लेने की इच्छा हो तो पहले जाल अंदर बंद, फिर उड्यान बंद और मूल बंद को छोड़ दीजिए। बाह्य प्राणायाम करने से पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, एनल प्रोलैप्स, वेजाइनल प्रोलैप्स, यूटराइन प्रोलैप्स और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहनों में लिकोरिया, सर्विसाइटिस, इनफर्टिलिटी, सभी रोग नियंत्रित हो जाते हैं। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए अग्नि सार क्रिया करेंगे। गहरा लंबा सांस लीजिए, सांस को खाली करते हुए जालंधर बंद लगाइए और पेट को आगे पीछे करिए। अग्नि सार क्रिया करने से दीपन पाचन होता है। असल में क्या, हमारी डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है और भूख लगती है, भूख बढ़ जाती है। और जब भूख लगने पर भोजन किया जाता है तो उसका पाचन बहुत अच्छी तरह होता है। जिस भी बहन भाई को भूख कम लगती है वो चित्रक आदि वटी ले सकते हैं, और जिन बहन भाइयों को कब्ज रहती है वो त्रिफला चूर्ण रात को 3 से 5 ग्राम पानी के साथ, तो सुबह आपको खुलकर शौच आएगा। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए उज्जयी प्राणायाम। नाक से गले से घर्षण करते हुए गहरा लंबा सांस लीजिए। आप हिचकी के साथ भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। अगर खांसी उठती है तो आप ऐसा समझिए कि प्रक्रिया आपकी सही है। जाल अंदर बंद लगाइए और जब सांस छोड़ने की इच्छा हो दाएं नासिका पर अंगूठा रखते हुए बाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड संबंधित रोग, पैराथायराइड संबंधित रोग, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सभी नियंत्रित होती हैं
मेरा आप सभी से निवेदन है, जरा आप में वरिष्ठ जन हैं, मैं कहूँगा सभी ज्यादातर 50+ होंगे या 60+ होंगे या 40+ भी मान के चलें, तो विटामिन डी आप सभी वीकली, लेकिन आपका सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। विटामिन डी आप लोग अवश्य लिया करें। वैसे तो आप सभी योगी जन हैं, आदरणीय सेठिया सर के साथ या बहन अलका जी के साथ, बिमला जी के साथ आप सब लोग योग प्राणायाम करते हैं। और लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ा स्थान की बाध्यता हो जाती है, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो जनरली घर के अंदर से करते हैं, और लेकिन जो बहन भाई बाहर से करते हैं उनको सन से ही विटामिन डी, सूर्य नमस्कार करने से ही मिल जाती है। अदरवाइज आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं 60,000 के, 60K लिखा होता है, मीन 60,000 यूनिट्स पर वीक। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सीरम क्रेटिनिन आपका बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं अंगूठे को दाईं नासिका पर रखिए, बाएं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस लीजिए। अपनी तर्जनी उंगली को बाईं नासिका पर रखिए और पुनः दाईं नासिका से सांस छोड़ दीजिए और दाईं नासिका से पुनः सांस लेते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। ये आपका एक चक्र पूरा हुआ लगभग 10 सेकंड में। 1 मिनट में लगभग आपके 6 चक्र पूरे हो जाते हैं। तो 15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो इस वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। और देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी, शुरू में ही अगर ये डायग्नोस हो जाती है तो इसका इलाज संभव भी है, अदरवाइज सालों साल अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स दवाइयां खाते रहते हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप कपालभाति और अनुलोम विलोम या हमारे जितने भी प्राणायाम हैं उनका अभ्यास करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे जो भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं जैसे आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अनुलोम विलोम करने से ये सभी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, एल्जीमर्स, डिमेंशिया, माइट्रल स्टेनोसिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, सोराइसिस जो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये सभी अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और बढ़ाकर इस अवधि को 1-1 घंटा भी किया जा सकता है। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी तर्जनी उंगली को माथे पर रखिए, मध्यमा को, कनिष्ठा को और अनामिका को और कनिष्ठा को आंखों पर रखिए। अपने अंगूठे से छोटे कान को बंद करिए और एक गहरा लंबा सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए
भ्रमर की आवाज निकालिए और ओम का उच्चारण करिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से पुराना माइग्रेन, आधा सीसी का दर्द नियंत्रित हो जाता है। उद्गीत प्राणायाम 3 बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव प्राणायाम, अभी जो आपने ओम का उच्चारण किया वो समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। सांस की गति को धीमा कर दीजिए। प्रणव प्राणायाम, सांस की गति इतनी धीमी कि चिड़िया का छोटा पर अथवा रुई का छोटा टुकड़ा आपकी नाक के सामने रख दिया जाए तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड में सांस लीजिए, 10 सेकंड में सांस छोड़िए। अवधि को बढ़ाते जाइए। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में सांस लीजिए, 30 सेकंड में सांस छोड़िए। प्रणव प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियां वश में होने लगती हैं। इंद्रियां मन से, मन प्राण से, प्राण आत्मा से, आत्मा परमात्मा में लय होने लगती है। हमारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। मूलाधार चक्र से उठती हुई शक्तियां स्वादिष्टान चक्र, जिसको कुंडली जागरण भी कहते हैं, स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, हमारा हृदय स्थान, मन प्राण और आत्मा का स्थान। इस जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इस 2 जहां के दरमियान एक सांस का है फासला। चल रहा है तो ये जहां और रुक गया तो वो जहां। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, और तथापि शरीराणि वह विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार जब हमारे वस्त्र फट जाते हैं तो हम नए वस्त्र सिलवाते हैं, उसी प्रकार आत्मा जब ये हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो नए शरीर को धारण कर लेती है। अनाहत चक्र से उठती हुई शक्तियां विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से उठती हुई शक्तियां आज्ञा चक्र तक चली जाती है। आज्ञा चक्र त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। आज्ञा चक्र से उठती हुई शक्तियां मनस चक्र तक चली जाती है, पीनियल ग्रंथि का स्थान, और मनस चक्र से उठती हुई शक्तियां सहस्रार चक्र तक चली जाती हैं। हम में समत्व की भावना उत्पन्न होने लगती है, हम समाधिस्थ होने लगते हैं।
हमारे लिए यश अपयश, मान अपमान, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी की पराकाष्ठा से ऊपर उठ जाते हैं। हर प्राणी में हमें ईश्वर नजर आने लगता है। समाया है जब से तू नजरों में मेरे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और लाली तेरे लाल की जिद देखो ते तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और तुलसी इस संसार में सबसे मिली है धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और दो बातों का ध्यान रख जो चाहे कल्याण, एक तो प्राणी मौत को, दूजे श्री भगवान। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जोर से घर्षण करिए। जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा से उत्पन्न हो रही है अपने चेहरे पर, माथे पर, समस्त शरीर पर ग्रहण करिए। और पुनः हाथ उठाइए, जोर से घर्षण करिए। जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा इससे उत्पन्न हो रही है, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अपनी हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शीला जी को, जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, अमीबिक कोलाइटिस और एंटेराइटिस हो। ओम आराम। जी बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब आपने प्राणायाम के द्वारा किस तरह हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर में रख सकते हैं ये बताया। अब हम कुछ योगा की बात करेंगे। शीला जी, कुछ आसनों के बारे में भी हमें बताइए, जो आसन हमें फायदेमंद हो सकते हैं, और आयुर्वेद में इसका क्या हमें इलाज मिल सकता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम भाई बहनों की समस्याओं को भी जानेंगे, सुनेंगे। तो सबको, किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो आप नोट करके रखिए, सेशन के एंड में आपसे बात करेंगे। हाँ शीला जी। जी। ओम ओम। आदरणीय आनंदमल जी, विमला जी और सभी साथी भाई बहन, हमारे वरिष्ठ आदरणीय आरपी आहूजा जी दिख रहे हैं, मंजू बहन जी हमारी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है हमारी आपका। बेटी लीना ब्रिजमोहन जी लीना मुंदड़ा भी यादव हमारे जुड़ी साथ हुई है। जुड़े हुए हैं, जाने माने योग प्रशिक्षक ब्रिजमोहन मुंदड़ा जी भी हमारे साथ में जुड़े बहुत हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वागत आदरणीय जी। सभी का, बहुत बहुत स्वागत आज के इस सत्र में। और डॉक्टर साहब ने तो जो ज्ञान की गंगा बहा दी है, बहुत ही सारगर्भित उनका ये प्राणायाम का सेशन। अगर इतना भी हम अपना लेंगे तो शायद हमें कोई बीमारी आएगी ही नहीं। आयुर्वेद में हम क्या कहकर चलते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हम पहले बीमारी की तो बात ही नहीं करते हैं, हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे बनाकर रखें, पहले हम उसी की बात करते हैं। उसके बाद भी अगर हम बीमार पड़ जाएं, तब है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तब हमारे पास बात आती है कि रोगी के रोग का उपचार करें। तो हम सभी योगी जन हैं, अपने आप को संभालने का पूरा पूरा काम हम खुद से ही करते हैं। हमारा जो आज का विषय है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इतनी बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन जिसको होती है उसको फिर हमेशा के लिए ही हो जाती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसको हम अपने बीमारी के दो मेन वजह बताए, आयुर्वेद की दृष्टि से समझें या योग की दृष्टि से समझें। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस, तनाव। और अभी जो हम ध्यानात्मक प्राणायाम कर रहे थे, वो सारे प्राणायाम इसमें काम करेंगे, स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने के लिए। और दूसरा मेन वजह है हमारी फूड हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल। सिर्फ इन दो चीजों में ही हमारी पूरी बीमारियां बसी हुई हैं। अगर ये दो चीजों को संभाल लिया तो हम स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए। हमारे इसमें कहा गया कि विनापि भैषजई,
व्याधि पथ्यातेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीन से भैषजानाम शतैरपि। अगर पथ्य का पालन कर लेते हैं, पथ्य मतलब क्या चीज हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा खाना हमें नुकसान दे रहा है, अगर ऐसा सोच के खाना पीना शुरू कर दे तो हमें किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरे तरफ में कहते हैं न तो पथ्य विहीन से भैषजानाम शतैरपि, जो पथ्य का सेवन नहीं करता उसको सैकड़ों हजारों दवाइयां भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगी। तो हमारा जो ये खान पान है, इसी से जुड़ी हुई हमारी सारी समस्याएं और इसी से जुड़ी हुई बाकी सब बीमारियां। क्योंकि क्या है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहीं से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, वहीं से हमें ब्लड बन रहा है और वहीं से हमारी सारे बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी। फिटनेस का फंडा क्या है? कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। तो ये कार्डियोवैस्कुलर किस पर काम कर रहा है? ऑक्सीजन पर, ब्लड पर। ऑक्सीजन का कैरिंग एजेंट हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फिर कहाँ से आ रहा है? इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है वहां से सारा हमारा ब्लड बन रहा है। तो इस तरह से ये एक पूरा साइकिल है जो मेन चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेशन अच्छा है, हमारे को डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारी चीजें फिर आगे आगे हमारी सभी धातुएं पुष्ट होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मेन सर ने आज टॉपिक लिया है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि ये बीमारी हमारी ठीक रहे तो हमारा सारा शरीर वैसे ठीक रह जाएगा। तो इंटेस्टाइन में कई सारी बीमारियां हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है सीधा सा, कोलाइटिस माने कॉलन। कॉलन हम बोलते हैं मोटे तौर पर बड़ी आंत को। तो जो बड़ी आंत में अल्सर माने जख्म हो जाते हैं जगह जगह पर। तो ये आपको पता कैसे चले कि हमें बीमारी हो रही है? तो इसमें क्या होता है कि आपका नाभि से नीचे की जो पेट है वहां पर दर्द होगा, मरोड़ जैसा होगा, इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आ जाएगा। और इसमें मेन क्या है कि आपकी जो स्टूल पास होगा, मल त्याग होगा, उसमें ब्लीडिंग आएगी साथ में, और पस म्यूकस आएगा साथ में, और पेन एक फैक्टर होगा उसमें। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशंस आती है, ये एक तो होता है जैसे डिसेंट्री हो जाता है, उसमें भी इस तरह की कंडीशन होती है, लेकिन वो आपको दिन 2 दिन 4 दिन रहेगी। आप कुछ भी एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेंगे, उसमें आपका ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें आपके ये जख्म परमानेंट हो जाते हैं। जो डिसेंट्री हुआ वो 2 दिन 4 दिन का बात हुआ। स्टूल में ब्लड डिसेंट्री में भी आ जाता है, ब्लड एंड म्यूकस, लेकिन वो आप 5 दिन की एंटीबायोटिक खा लेंगे, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जल्दी से ठीक होने जैसी बीमारी नहीं है। जहां इसका वजह का बात हुई तो मैंने तो आपको बताया, हर बीमारी का वजह स्ट्रेस और फूड हैबिट्स, इन 2 चीजों से सारी ही बीमारियां होती है। और ऐसे दूसरे तरीके से देखें तो इस बीमारी का कोई ऐसा कारण वजह बताया नहीं गया। तो हम तो आयुर्वेद के हिसाब से समझे तो हमें यही समझ आता है कि हमारी फूड हैबिट स्ट्रॉन्ग है, हमारी लाइफस्टाइल गलत है, या और आगे जाए तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई पूर्व जन्मों के कर्म है जो हमारे को अभी काम आ रहे हैं। और इसको कहीं कहीं पर ऑटो इम्यून डिजीज जैसा भी बोला गया। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टर सेल्स हैं, वो उनका काम क्या होता है? वो हमारी आर्मी है बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारे शरीर की आर्मी है। लेकिन जब ये आर्मी हमारे शरीर के जो हेल्दी सेल्स है उन्हीं के साथ ही लड़ना शुरू कर दे, वो होता है ऑटो इम्यून बीमारी। हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है
वो बाहर के कीटाणुओं से लड़ने के बजाय हमारे शरीर के अपने जो स्वस्थ हेल्दी सेल्स हैं उन्हीं से लड़ने लग जाते हैं। तो ये वही वाली बात हो गई कि जब घर में ही चोर हो गया तो बचाओ किससे। इसलिए जो भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती है उनका जल्दी से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि घर के चोर से तो आप बच नहीं सकते ना, अपने शरीर पे ही पूरा अटैक होता जा रहा है, तो उसमें फिर बीमारी हटानी मुश्किल हो जाती है। तो प्राणायाम तो जितने भी अभी डॉक्टर साहब ने ध्यानात्मक बताए वो सभी कर सकते हैं। और योग के लिए हम कर सकते हैं उत्तान पादासन, जिससे हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होंगे। पवन मुक्तासन कर सकते हैं, नौका आसन कर सकते हैं, सेतु बंधासन कर सकते हैं, अर्ध हलासन कर सकते हैं। ये सभी हमारी एब्डोमिनल मसल्स को और फाइनली हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो हमने करना क्या है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। मसल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इम्यूनिटी। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है तो मतलब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। एक होता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इरिटेबल का मतलब क्या है कि हमारी जो आंत है वो चिड़चिड़ी हो जाती है। चिड़चिड़ी मतलब आपने कुछ खाना खाया, पेट में हलचल सी मची और आप मल त्याग के लिए चले गए। तो क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड खाना, आपके डाइजेशन नहीं होती है, जब भी आप खाएंगे उसके थोड़ी देर बाद आपको मल त्याग हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब डाइजेशन ही नहीं हो रहा, उसका जो हमारे फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है, रस है, वो हमारा रुक ही नहीं रहा है वहां पर, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और यही चीज हमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सर्स में से बराबर ब्लीडिंग कुछ 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 होते रहती है। और डाइजेशन हमारा जो कोलन में भी, बड़ी आंत में मेन जो डाइजेशन होता है छोटी आंत में होता है, उसके बाद जो कुछ न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं वो फिर बड़ी आंत में जा करके होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं है वो इफेक्ट कर रहा है हमारी न्यूट्रिशन को। और फाइनली हमें क्या हो रहा है, खून की कमी हो रही है। खून की कमी से क्या गड़बड़ा गया, हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस गड़बड़ा गया, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट है हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से अगर हम पूरे सिस्टम को समझना चाहें तो ये एक सर्कल चलता है जो कि शुरू हो रहा है हमारे पाचन तंत्र से। पाचन बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। जैसे कहते हैं ना, पेट सफा हर रोग दफा। तो पेट सफा होना अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जब हम 5 बार 7 बार मोशन जा रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, वो फिर बीमारी हो जाती है। उसको हम पेट सफा रोग दफा नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गई थोड़ी सी ट्रीटमेंट की बात। आयुर्वेद में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट बताया है पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी रेडीमेड एक कंपोजिशन है, पतंजलि का भी मिलता है, दूसरे कई सारे ब्रांडेड अच्छे कंपनीज हैं आयुर्वेद के। तो पंचामृत परपटी, पंचामृत मतलब 5 अमृत, 5 अमृत है इसमें। तो ये भस्म के तरह से, परपटी कहते हैं पपड़ी जैसा जो स्ट्रक्चर हो, परपटी का मतलब है पपड़ी जैसा। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ऐसे होती है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाई की उस तरीके में होती है, इसलिए इसका नाम ऐसा। फाइनली आपको जो मिलेगा वो पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, जो पेटेंट दवाई बन के मिल जाएगी। तो ये इसका बेस्ट ट्रीटमेंट बताया। उसके बाद में आपको अगर मलत्याग मोशन 5-7 बार हो रहा है, उसके लिए आप खा सकते हैं कुटज घनवटी। कुटज घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम खा सकते हैं। अदरवाइज भी ऐसे नॉर्मल आपको लूज मोशंस हो रहा है उसमें भी कुटज घनवटी खा सकते हैं। और खाने में हल्का खाना, पतला सा छाछ बनाएं, दही खाएं, दूध खाएं, फलों का रस खाएं। जब भी आपको इंटेस्टाइन की कोई बीमारी है, फाइबर फूड ज्यादा ना खाएं, क्योंकि फाइबर को चाहिए डाइजेशन पावर, और इधर आपका डाइजेशन
स्लो हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा फाइबर वाला फूड नहीं खाना यहाँ पर। और इसके लिए आप खा सकते हैं, एक ईसबगोल खा सकते हैं दही के साथ में, वो आपके इंटेस्टाइन्स को स्मूथ करता है। और दही के साथ खाने से आपकी जो लूज मोशंस बार बार जाते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तो जब भी आपको खाने पीने की गड़बड़ी से लूज मोशंस होए तो सबसे पहले घरेलू उपचार कर लेना, दही के साथ में चीनी डाल के 2 चम्मच उसमें ईसबगोल की भूसी डाल के उसको खा लेना। कई बार हम क्या करते हैं, तुरंत से एंटीबायोटिक खा लिया अपने मर्जी से, डॉक्टर ने एक बार लिख के दे दिया जी एंटीबायोटिक 5 दिन का, फिर तो डॉक्टर का फीस देने का जरूरत नहीं, जब भी जरूरत पड़ा वो 5 दिन दवा लिया और खत्म। तो ये चीज हमारे को बिगाड़ देती है एकदम से। मैं आपको सबको ये सलाह दूंगी कि एवरी टाइम जब भी आप कुछ बीमार होते हैं, पिछली प्रेस्क्रिप्शन को रिपीट ना करें कभी भी। वो 100 रुपया बचाया हुआ आपको कई हजार रुपए के मल्टीपल में निकल जाता है। जी ठीक है जी। जी आप कहेंगे कि अपनी डॉक्टरी भी थोड़ी बहुत चमका रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। लोग ऐसे ही करते हैं, जो डॉक्टर ने लिख के दिया था साल भर पहले के प्रिस्क्रिप्शन पड़े हैं उसी को देख के दवाई ले लेते हैं। जी सर जी जी अपना तो किया, पड़ोसियों तक का कर लेते हैं। जी हाँ, तो वो थोड़ा सा कई बार उससे फिर आप मेडिसिन के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो दवाई आपको फिर काम करना बंद कर देती है जब आप उसको रोज के तरह से खाने लग जाते हैं। कितने पेशेंट को स्टीरॉइड बता दिया, 5 दिन खाना, 5 दिन बाद आके बोलना, वो सालों साल खा रहे हैं जी। तो स्टीरॉइड तो खाना ही नहीं है, स्टीरॉइड तो अपने आप से बन जाएंगे। हम ये योग प्राणायाम करेंगे ना, इनसे नेचुरल स्टीरॉइड मिलते हैं हमारे को, एंडोर्फिन्स मिलते हैं एक्सरसाइज से, योग से, और वो एंडोर्फिन्स है वही स्टीरॉइड है। तो हमारे को थोड़ा सा सिर्फ अपने सिस्टम को समझने की जरूरत है बस। ठीक है जी। जी जब भी आप कुछ भी मुंह से खाएंगे, एक बार सोच लीजिए कि ये खाना 9 मीटर का ट्रेवल करके जाने वाला है, बस इतना सोच के खा लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। बहुत सुंदर जानकारी। बोले जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था, पर ये सोच के सच माना है तेरी बातों को, इतने खूबसूरत होंठ क्या झूठ बोलेंगे। अरे तो वाह, आपने बहुत सुंदर थैंक यू सो मच। व्याख्यान दिया देखो, डॉक्टर शीला अभी जी। अभी जितने भी मेरे जी पास स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी मेरी उम्र के नौजवानों, है ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। जी, बहुत सुंदर। वेरी और गुड। वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो, वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो, बेवजह बेपरवाह बेवक्त मुस्कुराया करो। तो बहुत अच्छे। एक तो आप सभी हंसना सीख लीजिए, जितना डॉक्टर आप साहब खुश का रहेंगे। जी डॉक्टर साहब का जो हर बीमारियों से बचे रहने का एक ही ये है तरीका, हंसते रहना, है ना। जी आप सभी सोच रहे होंगे ये योगाचार्य देखिए, हैं, हंसते रहना भी आयुर्वेदाचार्य एक हैं। योग है, हाँ हंसना भी एक योग है, हास्य जी योग। योग का यही अंग बताया गया, हंसना भी किस तरह से हंसना। हम हास्य योग का प्रोग्राम बीच बीच में हम करवाते रहते हैं, तो हंसना भी एक तरह का योग का ही अंग है, इसे भी योग जी माना गया है। तो अभी आपने जो बातें बताई मैडम, डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य जो इसका, तो इसमें वज्रासन, वज्रासन में बैठना जरूरी। हाँ, वज्रासन, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, वज्रासन मैं में अभी बैठ सकते। आपको यही बताने वाली हूँ। हमने जो भी अभी देखा वो सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, और डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए खाना खाने के बाद जिनके भी घुटने स्ट्रांग है, कोई भी नी जॉइंट की बीमारी नहीं है,
वो 5 मिनट से 15 मिनट जो भी आपकी कैपेसिटी हो वज्रासन में जरूर बैठें। जी। मैंने कंडीशन बता दी, घुटने आपके स्ट्रांग हो, घुटने की कोई बीमारी ना हो, आपको जोर जबरदस्ती से करके बैठना नहीं है जी। ठीक है, जोर जबरदस्ती से तो कुछ भी काम नहीं करना है। एक आपका जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको देखते हुए आपको सारे काम करने हैं। क्योंकि आपका एक बीमारी ठीक ना हो और दूसरा और बढ़ जाए तो वो काम तो कभी भी ऐसा करना नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो भी बेस्ट हमारे से हो सकता है हम करें, जितनी हमारी शरीर की क्षमता बहुत है। सुंदर जानकारी। आसनों के वज्रासन कुछ एक आसनों के ऐसा आपने खाना नाम खाने बताए के हैं बाद शीला, करने वाला। शीला जी, आपने कुछ आसनों के नाम बताए हैं, वो आसन तो हम रेगुलर करते ही हैं। तो इसमें कुछ हम जैसे शुगर के लिए आसन करते हैं मडूका आसन, तो मडूका आसन भी क्या मंडूकासन फायदेमंद हो है जी। सकता है? हाँ जी, जी जी, देखिए मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन भी आप ऐड कर सकते हैं। जो और भी साथ में जी बैठकर करने वाले जितने भी आसन हैं हम सारे कर सकते हैं, और अदरवाइज भी पूरा जो हमारा पतंजलि का पैकेज है हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट अल्सरेटिव कोलाइटिस। जहां पर आपको अल्सर्स हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, वहां पर आपको बहुत सावधानी से चीजें करनी होगी। जी। वहां पर मंडूकासन में हम मुट्ठी बांधकर और फॉरवर्ड बेंड में जा रहे हैं, आपको पेट पर प्रेशर देने वाली चीजें नहीं करनी है। जी, इसका ध्यान जो पूर्वक भी करना चीजें, पड़ेगा। जी जी, जो भी चीजें पेट पर प्रेशर देंगी वो अल्सरेटिव में नहीं करना, अदरवाइज हर एक में करो। जी, बहुत हाँ, सुंदर, जो बहुत सुंदर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या कुछ भी है सब में करें, सिर्फ अभी जहां पर आपने अल्सर इसके हो गया। लक्षण बताए, उपचार बताए, सावधानियां क्या क्या हो सकती है इसमें? जी, सावधानियां तो मैंने बता दिया कि हंसी खुशी रहें, 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ में ये बांध। जी। बहुत सुंदर। तो अभी समय तो हमारे ये पास बहुत थोड़ा ही बचा है। हम इस सब्जी के अभी अपने आपके कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात भी कर सकते हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ब्रिज सबके मोहन भी। जी का हैंड रेज हाँ है, चलिए, वो ब्रजमोहन जी, अपना बता दीजिए। बहुत स्वागत है। आदरणीय जी, आप सबसे वरिष्ठ है। जी जी, बोला अभी छत मैं नहीं अनम्यूट ऑप्शन रहती। दे रहा हूँ। मुझे पूछना है, ये पचन, ये डाइजेशन अच्छी तरह से कैसे हो सकता है, ये बताइए। जी, पचन या डाइजेशन अच्छी तरह से ऐसे हो सकता है कि आप अपने उम्र के हिसाब से खाना खाएं। आपका ब्रेकफास्ट नाश्ता बढ़िया होना चाहिए, सुबह खाली पेट ना रहे। आपका दोपहर का खाना 12 से 2 बजे के बीच में हर हाल में हो जाना चाहिए। आपका रात का खाना 8 बजे से पहले पहले हल्का खाना हर हाल में हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो बीच का समय, जी हाँ जी, ज्यादा टाइम, कितने टाइम वक्त तक खाना खाना चाहिए, कहने का मतलब तो खाने में बैठने के बाद कितना वक्त लगना चाहिए? खाने में बैठने के बाद आपको ऐसा कहा गया कि एक कोर को 32 बार चबाएं, 32 बार तो नहीं, 20 बार कम से कम चबा लीजिए। बिल्कुल वो ये समझिए कि घुल जाए, पेस्ट बन जाए, तो आपकी आंतों को कम परिश्रम करना पड़ेगा और आपका डाइजेशन बढ़िया से हो जाएगा। और एसिडिटी और इसका क्या संबंध है, ये रोग का? जी जी जी, एसिडिटी का हर डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी से संबंध है। शुरुआत एसिडिटी से ही होती है। एसिड हमारी जो अंदर की लेयर्स हैं उनको जख्म देना शुरू कर देता है, लेकिन एसिड हमारे स्टमक में है। पेट, जो पेट वाला हिस्सा है वहां पर एसिड है मैक्सिमम, तो वो प्रॉब्लम करेगा हमारे स्टमक को, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी उससे। और वहीं से फिर जब कोई चीज हेल्दी नहीं है वहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा एसिड हो गया, कुछ वहां पर अल्सर्स भी हो गए, तो वो चीजें प्रॉपर डाइजेशन में नहीं जाएंगी, तो हमारी फिर नीचे की आंतों की बीमारियां। एसिडिटी क्यों होती है?
जी जी जी, एसिडिटी कैसिडिटी ऐसा है, हरी वरी एंड करी, हरी वरी एंड करी, 3 चीज याद रख लीजिए, इन तीनों को मत कीजिए, एसिडिटी नहीं होगी। बिल्कुल 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 सही। देखिए शीला जी, आजकल का हमारा जो रहन सहन है, रात लेट नाइट खाना खाते हैं, 11 बजे 12 बजे तक खाना खाते हैं और खाना खा के सीधे सो जाते हैं। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया आजकल है, देखने में आ रही है। अब पार्टियों में जाते हैं, रात को 11 बजे खाना खा के आए, सो गए। तो खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटा 3.5 घंटा हमें सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लोग आजकल सोने से तुरंत पहले, थोड़ी देर पहले खाना खाए, सो गए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारा खराब होना ही है ना। तो जी इसीलिए कहा जी गया है कि आदरणीय जी, मैं शाम के समय सूर्यास्त से पहले अगर खाना खा लेते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, सूर्यास्त से पहले। और अगर सूर्यास्त से पहले खाना न भी हो तो कम से कम 7, 7:30, 8 बजे तक खाना हो जाए, ताकि हम 11 बजे अगर सोते हैं तो कम से कम 3 घंटा हमें पाचन के लिए मिल जाए। बहुत सुंदर बात कही है आदरणीय पानी जी। का और डाइजेशन का क्या संबंध है? जी जी, क्या बोलते? पानी और डाइजेशन का क्या संबंध? पानी और डाइजेशन, जी, पानी और डाइजेशन का ये संबंध है। पानी अगर आप खाने के तुरंत पहले पिएंगे या खाने के तुरंत बाद पिएंगे, तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारे लीवर से, पैंक्रियाज से आ रहे हैं, आप किसी भी चीज में पानी मिला दीजिए, एसिड है उसमें पानी मिला दीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा, उतनी सफाई नहीं कर पाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर है कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, उनका जो पचाने का काम है वो कम हो जाएगा। बहुत सुंदर ठीक है जानकारी। हाँ, अनाया आपने अनाया गुप्ता माइक जी, मत काफी खोलिए, देर से हैंड कभी राइज किए हुए हैं। बारी अनाया बारी गुप्ता, जी। अनाया गुप्ता, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आ रही है आवाज। यस यस, अनाया गुप्ता जी का एक चैट भी था कि ये सभी के बारे में बताएं, तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो सेतिया जी की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं डेली योग की, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पास थोड़ा समय की बाध्यता है तो सभी चीज बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बताइए। आपसे जानकारी चाहिए थी कि खाने का इसमें कितना रोल है, मतलब खाना जो खाते हैं हम, तो जी 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 इसमें अल्सरेटिव डॉक्टर कोलाइटिस साहब, मैं देता हूँ इसका जवाब। ये अनाया जी जो प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, ये देखिए आदरणीय जी, ऐसा है, खाने का सारा ही फर्क पड़ता है। अगर हम जंक फूड खाएंगे, जैसे पूरी, पराठा, कचौरी, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, कुलचा छोला, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोभी, बैंगन, अचार, खीर, पूरी, हलवा, मोमोज, चूरमा, गूंद के लाडू, और साथ में मोमोज, साथ में नॉनवेज, और साथ में पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, कोला, ये सब हम अगर सब साथ खाएंगे तो जो आदरणीय ब्रिजमोहन जी जो प्रश्न कर रहे थे, एसिडिटी बनेगी ही बनेगी। अब आप कहेंगे ये सब तो मना कर दिया, बच गया क्या? तो बचने के लिए भी बहुत है। चीकू, पपीता, मुनक्का, मौसमी, दूध, दलिया, अनार, घिया, तोरी, टिंडा, सीताफल, पालक है, अपना पनीर है, दही है, लस्सी है, केला है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। सर एक्चुअली मेरा एक प्रश्न था कि जैसे ये हम नियमित तौर से जैसे योग करते हैं, मानिए जैसे आपकी क्लासेस हम सुबह करते हैं, और थोड़ा अनुशासन पे भी ध्यान रखते हैं कि भाई कभी कभार बाहर कहीं फंस गए तो कुछ खा लिया, नहीं तो घर में नियमित सादा और सात्विक भोजन ही करना है और कुछ नहीं करना। तो इसके बाद जैसे आपके पास ऐसे कितने केसेस हैं जो कई सालों तक उनको इंटरवल रिपीट हुआ ही नहीं, पेट खराब हुआ ही नहीं? तो ऐसी हिस्ट्री है कि कई सालों से, 10 साल से, 5 साल से वो इंटरवल आया ही नहीं, वो ठीक ही है। मतलब पेशेंट का कभी मतलब वो बीमार नहीं हुआ, जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ और फिर वो आपके साथ जुड़े, नहीं उसके बाद देखिए, आज तक मैं इसमें अनाया जी, मैं देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट, उसको
वो परमानेंट ठीक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको गलतफहमी में नहीं रखना चाहता, वो परमानेंट ये है। वो एपिसोड्स जब भी कोई ट्रिगर सिचुएशन ऐसी होगी कि उसने कुछ खा लिया, कहीं शादी में चला गया, क्योंकि देखिए हमारे क्या है, एक तो हर तीसरे दिन हिंदुस्तान में त्योहार है, आप बच ही नहीं सकते बिना कुछ खाए पिए, और हर तीसरे दिन शादी है रिश्तेदारी में, आप कहां तक बचोगे? तो संभव नहीं ना सर, कहाँ तक अपना खाना लेके आप जाओगे? मना करोगे तो भी रिश्तेदार 4 रसगुल्ले तो आपको खिला ही देगा मना करते करते। अजी कुछ नहीं होता, आप कहेंगे नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया है, वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मेरे रसगुल्ले जो है वो फलाने के हैं। अब वो फलाने के नाम से आपको 4 रसगुल्ले आपको खाने पड़ेंगे, तो आप तो फिर पहुंच गए फिर डॉक्टर के पास। नहीं तो एक्चुअल में सर क्या, अभी जब मैं मेडिसिन पे हूँ, मैं जो इनके जो जिनका इलाज चल रहा है, तो मेरा इंटरवल जो रिपीट होता है वो 1 से सवा साल में होता है, मतलब 1 साल में कुछ सर भी ऐसा है, आप जो डॉक्टर शीला ने अभी बताया, जो मैंने भी आपको बताया, आप अगर हल्का सुपाच्य भोजन, देखिए आयुर्वेद में हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, शरीर के हित कर खाइए, मित भुक मतलब थोड़ा खाइए, और ऋत भुक ऋतु के अनुसार खाइए, आप कभी बीमार नहीं। ठीक है, डॉक्टर ठीक है कहे, ये हम भी कई बार बोल देते हैं, जैसे कोई अजी ये फलानी चीज तो खा लूं मैं, खा ले भाई, क्या करे। अब वो पेशेंट कह रहा है जी मैं तो अजी शादी है, खा लूं ना, फिर मैं खा ले भाई, अब क्यों उसका मन मारा एक तरह से, बड़ी मुश्किल से तो बेचारा ब्याह में जा रहा है, फिर हम उसको कहते तू खाइयो। कहा गया है कि हमारी जो 5 इंद्रियां है उसमें रसनेन्द्रिय है, जो जीभ है, इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए आदरणीय जी, मैं सेतिया जी की बात को बड़ा कर रहा हूं, रामायण वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजय वो सूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित निच्छाति जारा, और प्रीत करे जब तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई, और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अर्थात मोह जो है ना, मोह उसमें सभी आ गया, काम क्रोध मोह। अनुजा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी प्रणाम, आपके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका सेशन ज्वाइन किया और डॉक्टर साहब का भी लेक्चर सुन रहा था। तो डॉक्टर शीला जी ने एक बात कही थी कि ऑटो इम्यून पावर जो है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है, ये जो डेवलप होती है, इसमें कभी कभी ऑटो इम्यून पावर अपने ही शरीर की सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो अल्सराइटिस कोलाइटिस का आधार तो वही है ना डॉक्टर साहब? तो आपने उससे संबंधित बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनके नाम लिए थे, तो हमारे सर के ऊपर से निकल गई। आदरणीय जी देखिए, अगर हम सारी चीजें खोल के बताने लग गए ना, तो उसके लिए तो घंटों चाहिए, और सेतिया जी ने तो हमें समय ही 50 मिनट का दिया था। तो ये असल में क्या है, समय सीमा में बांधना बड़ा श्याम सुंदर तिवारी जी कुछ पूछना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी बोलिए। नमस्कार सभी सदस्यों को। मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ राजेश जी की परमिशन से, कि जो हम सोचते हैं कि हम खान पान पे सभी चीज पे ध्यान देंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, थोड़ा इसमें मेरा अलग विचार है। मेरा ये कहना है कि बीमार क्या है ना, हम हर बीमारी को बीमार ले रहे हैं। माफ कीजिएगा कि 3 हमारे मित्र रोग होते हैं जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देती है और हमारे अच्छे के लिए है। वो क्या 3 रोग है? सर्दी जुकाम, लूज मोशन और बुखार। हम जब इन तीनों को अप्राकृतिक तरीके से, ये तीनों वास्तव में अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के तरीके हैं। आप थोड़ा इसको देखिएगा, वात पित्त कफ को शरीर की स्वयं की प्रतिक्रिया है ठीक करने की। जब हम हमारे 3 स्तंभ हैं ये, वात पित्त कफ जो। तो अगर जब हम इसको दवा दे करके इसको दबाते हैं
और शरीर के स्वयं जो ऑटो इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने देते, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को काम नहीं करने देते, तब जाकर के हमें 150 प्रकार की अन्य बीमारियों से जूझना पड़ता है। एक बार आदरणीय जी, हम हमने तो औषधियां बताई नहीं, हम तो आपको अभी तक योग और प्राणायाम से ठीक करने की बातें हो रही हैं, हमने तो ज्यादा औषधियों के नाम ही नहीं लिए। नहीं, मैं हमने औषधियों तो का नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बातें की हैं बस। मैं क्या बोल हमने तो मैं कोई औषधि का नाम ही नहीं लिया, नहीं, अभी सिर्फ एक बीमारी का पंचामृत परपट्टी का जरूर नाम लिया बीमारी था, उसके अलावा हमने तो नाम ही नहीं लिया। चेस्ट के नीचे जो पेन होता है वो भी क्या एसिडिटी है? हाँ, वो तो हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकता है चेस्ट के नीचे पेन। तो ये एक्चुअली गेस्ट हमारा स्टोमक है यहाँ, जो बिल्कुल चेस्ट के नीचे है। रियलमी मोबाइल के नाम से जुड़े हुए भाई साहब, आप मे भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है कई बार, अनम्यूट कीजिए। और जरूरी नहीं, कई बार वो हार्ट पेन भी होता है बहन, जो नीचे पेन महसूस होता है वो हार्ट पेन भी हो सकता, वो एंजाइना भी हो सकता। जय जितेंद्र, प्रदीप सिंह जी, कोलकाता। जी स्वागत है। भूमिका न बांधते हुए सीधा ये पूछना चाहूंगा कि हमारे खान पान में घी तेल का महत्व कितना है, और इसके अलावा आटा, मैदा, जौ, ज्वार, बाजरा वगैरह जो है, आजकल तो ये कहते हैं कि आटा मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ आदरणीय जी, ऐसा ना, गेहूं में ग्लूटेन होता है और वो ग्लूटेन एक्चुअली मैदा की वजह से होता है। तो बाकी जो मोटे अनाज है जो आपने नाम लिया, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये जो है, ये सब चीजें, चना है, ये बहुत अच्छे भोजन। जो मोटे अनाज जो भी है, आपने, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए। अब तो पार्लियामेंट में भी मोटे अनाज जो है सब उसमें मेन्यू में है। और दूसरा ऐसा है सर, वो डायबिटीज का कारण भी होता है ग्लूटेन। अच्छा, घी तेल का हमें उपयोग कितना करना चाहिए? घी तेल आदरणीय जी, देखिए मैं सर बताऊं, आपके तो यहाँ बंगाल में तो खाते भी नहीं है घी वगैरह। पंजाब में खाते हैं, राजस्थान में खाते हैं, राजस्थान, पंजाब में, हरियाणा में खाते हैं सर। ना हरियाणा पंजाब सर, हम तो हरियाणा के, हम तो घी भर भर के खाते हैं। सर ऐसा है, घी 1 से 2 चम्मच आपको जरूरी है, बशर्ते वो गाय का घी प्रेफरेबली कहा जाता है आयुर्वेद में। लेकिन आपको तो अभी गाय का घी, आजकल तो घी पता नहीं कैसा मिलता है, पता तो नहीं घी मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी नहीं मालूम। वही इसीलिए खाने में थोड़ा रिस्क है, अदरवाइज गाय का घी 2 चम्मच खा सकते हैं आप। आखिरी मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। मीनू जी, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा ऑलरेडी पास हो चुका है। नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, दोनों को नमस्कार। नमस्कार आनंद अंकल, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका, और बहुत अच्छे तरीके से शायरी के साथ आपने आसन प्राणायाम की बात है बहन, निवारण किया, हमारे लिए पेट की बीमारियों का भी निवारण किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, डॉक्टर से दूर कैसे रहे हम? अच्छा, डॉक्टर से दूर गए वो। देखिए ब्रिजमोहन जी, डॉक्टर से दूर कैसे रहना चाहिए, ये तो आप बताते हो। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। डॉक्टर ये नहीं बताएगा। सुन लीजिए, भोजनांते पिबेत तक्रम, दिनांते च पिबेत पयम, निशांते च पिबेत वारी, तथा वैद्य से किम प्रयोजनम। हाँ, किम प्रयोजनम, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात सर मैं अर्थात बता देता हूँ। हाँ, दोपहर के भोजन के बाद छाछ सर, मतलब बटर मिल्क, और रात को दूध, और सुबह पानी उठते ही, ठीक है, तो कि उस व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। बराबर। समापन की ओर चले जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, संकल्प सूत्र का उच्चारण
मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय मैं हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा सागर रहा। लहरा रहा। का साक्षात्कार इसका करना ही साक्षात करना ही मेरे जीवन का जीवन परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति सबका भला हो, सबका भला हो। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं हम, गुरुदेव के आभारी, हम गुरुदेव के आभारी, हम सब आप लोगों के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी और शीला जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए 2 लाइनों के साथ बात को समाप्त करता हूं कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, मिले तो महान है जिंदगी, हंसो तो आसान है जिंदगी, रो तो आसान है जिंदगी, और पूछो तो सवाल है जिंदगी, और कहो तो कमाल है जिंदगी। हंसना रोना जगना सोना, सूल से लिपटा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। डॉक्टर साहब हंसने की बात आई तो हास्य योग के साथ समापन करेंगे। पहले सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे बैठिए, श्वास भरिए, चश्मा है तो चश्मा उतार के साइड में रख दीजिए जी। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को समेटिए, जितनी प्रॉब्लम है सबको समेटते हुए बिना आवाज के सारी मांसपेशियों को हिलाते हुए हंसना है। बिना आवाज के एक श्वास में जितना लंबा श्वास को खींच सकते हो खींचते हुए सारी मांसपेशियां हिल जानी चाहिए। माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तनाव बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अभी हमने बिना आवाज के या अब आवाज के साथ श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, समस्याओं को दोनों हाथों से समेटते हुए समस्याओं को फुर्र रिलैक्स, वेरी गुड। ओम अरहम।